पहली खबर आपके सामने ईरान पर होने वाला हमला। अभी तक आपको ये तो मालूम हो चुका है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन हमले तो चले, इसराइल या दूसरे मुल्क एक दूसरे पर पहले भी करते हैं। ये खबर जिसने सबको हैरान कर दिया है, शशदर कर दिया है, वो ये है कि एक ही हमले में जितना बड़ा नुकसान इसराइल ने ईरान को पहुंचाया है। इस हमले में 200 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं और 100 मकामात के ऊपर हमले किए गए हैं। 100 मकामात को टारगेट किया गया है। जो हलाकतें इसमें हुई हैं वो समझ से बाहर हैं। मीन तमाम की तमाम जो बड़ी लीडरशिप है मिलिट्री की, उसको साफ कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। इसराइल ने इतने इफेक्टिव तरीके से ये हमले किए हैं कि सारी दुनिया इस पर हैरान है कि इतनी प्रिसाइज और इतनी एक्यूरेट उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और ईरान की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस फेलियर। हमने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था, हालांकि हमारे पास ना कोई फौजी ज़राए हैं, सिर्फ मीडिया सुन के, देख के, पढ़ के, कि अमेरिका जो है उसने अपनी जितनी भी बेसिस थी यूएई में, कतर में, कुवैत में, वहाँ से अपने फ़ौजियों को निकाल लिया है। और पिछले व्लॉग में ही मैंने आपको कहा था कि लग ये रहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। अगर हमें इस बात का अदराक था तो जाहिर है ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्हें भी अदराक होगा। तो वो तमाम लोग ऐसी रेजिडेंसेस में सोए रहे जहाँ पर वो महफूज नहीं थे और जहाँ पर उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो फेल हो चुकी थी, मीन कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी। उनके बारे में इसराइल को पता था कौन कहाँ सो रहा है, मतलब किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट उन्होंने किया, बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ को टारगेट उन्होंने किया, मिलिट्री बेसिस और जो उनकी कमांड की रेजिडेंसेज हैं उन्हें उन्होंने टारगेट किया, वहाँ की जो आर्मी चीफ है उनको उन्होंने टारगेट करके उन्हें कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड जनरल हैं उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। जो वहाँ पर रिलीजियस फरमारवा हैं उनके जो खमनाई साहब, उनके जो चीफ सिक्योरिटी के जनरल थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ जो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था न्यूक्लियर तमाम इस चीज़ के ऊपर, उसको कत्ल कर दिया गया। जो न्यूक्लियर उनके प्रोग्राम का हेड था उसको कत्ल कर दिया गया। तो चलें, मिसाइल या मान लिया कि उनके पास बड़े एडवांस होंगे और बम भी उनके पास बड़े एडवांस होंगे, एयरक्राफ्ट भी होंगे, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है इतना बड़ा ईरान का, इसने शशदर भी कर दिया है, पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया है कि सिस्टम के अंदर इतना कंप्रोमाइज़ हो चुका है या सिस्टम के अंदर इतनी पेनिट्रेशन हो चुकी है इसराइल की। और पहले भी इस तरह के बहुत सारे काम इसराइल ईरान के अंदर कर चुका है। याद कीजिए, इससे पहले तो उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्हीं को ही एक हेलीकॉप्टर के अंदर गिरा कर मार दिया गया था। वो अलग बात है कि ईरान ने ओपनली एडमिट नहीं किया था कि क्या हुआ, लेकिन पूरी दुनिया वो भी रिलेट कर ही सकती है कि तब भी क्या हुआ होगा। उसके अलावा याद कीजिए कि जो फ़लस्तीनी कुछ क़यादत वहाँ पर थी उनको भी किस तरीके से कत्ल करवाया गया ईरान के अंदर, और बाकायदा उस कंपाउंड को जो है वो निशाना बनाया गया था जिसमें वो ठहरे हुए थे। और कहा जाता है अब कि अब ये जो टारगेट्स किए हैं इसराइल ने, इसमें तो बाकायदा ग्राउंड पर गुरीला वॉर भी हुई है, मतलब ग्राउंड पर भी इसराइल के लोग नीचे भी मौजूद थे। जाहिर है उन्होंने अपने स्पाइज कह लें या एजेंट्स वहाँ भर्ती कर रखे होंगे सिस्टम के अंदर से, जिन्होंने इसराइल के लिए ग्राउंड पर भी काम किया। एक तरफ से उनके एयरक्राफ्ट अगर बमबारी कर रहे थे तो ग्राउंड पर उनके लोग मौजूद थे जिन्होंने इनमें से कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इन तमाम लोगों को जो है वो कत्ल किया। अब ये जो कुछ हुआ है, मसलन जैसे मैंने आपको कहा है कि सीरियसली इन्होंने इन तमाम, इनकी जो हाई कमांड है उसको इन्होंने तकरीबन कत्ल कर दिया है सारी की सारी को। अब अगर इस हिसाब से देखें तो इनके रिलीजियस फरमारवा रह जाते हैं और उसके साथ साथ ईरानी सदर रह जाते हैं जो बच गए हैं, या कोई एक आध और आप सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, या कोई एक आध मेन इनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला, ये 4-5 लोगों के अलावा तो उन्होंने जो मिलिट्री की साइड की लीडरशिप थी वो तो सारी की सारी कत्ल कर दी है, और एक ही रात में, चंद घंटों में, 1-2 घंटों के अंदर अंदर। और इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इतनी प्रिसाइज उनके पास एक्यूरेट इंटेलिजेंस और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो ईरान की तरफ से, जाहिर है इसमें इसराइल की तो मजम्मत बनती है कि उन्होंने जिस तरीके से प्रोवोक किया है, उन्होंने एक अटैक जो उनका नहीं करने वाला बनता था ईरान के ऊपर, उन्होंने वो किया है, जुल्म किया है, ज़्यादती की है, जैसे फ़लस्तीन में कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी दुनिया की, वो ये तो नहीं थी कि इतनी आसानी से इतनी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। पहले भी हमने इसके मुतअद्दिद मामला देखे हैं। अब इसमें ईरान को इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि क्या ये जो उनका तर्ज़ हुक्मरानी है इससे लोग वहाँ नाराज़ हैं, या पैसा इतना इसराइल इस्तेमाल करता है कि लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हुए हैं। क्या मामला है कि उनके सिस्टम के अंदर से इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसराइल को मिली कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि कमांडर इन चीफ ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी इनका नाम है, मोहम्मद बाकरी मेजर जनरल ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह,
फरदून अब्बासी ईरानी जौहरी तंजीम के साबिक सरबराह और साइंसदान जो उनके जौहरी प्रोग्राम है उसके, मेहदी तेहरानची ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर, ग़ुलाम अली राशिद कमांडर ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स। और ये मतलब इस तरह लिस्ट लंबी है जिन लोगों को इस सारे मामले के अंदर कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, और एक ही रात के अंदर। अच्छा, फिर ईरान ने उसका रिस्पांस दिया है, कोई 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो इसराइल की तरफ रवाना किए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इफेक्टिव होगा हमला, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रोन वगैरह की टेक्नोलॉजी में इसराइल बहुत तेज़ होगा। अगर वो खुद ना भी हुआ तो अमेरिका और दूसरी जगहों से उसे वो टेक्नोलॉजी मिली हुई होगी। अभी इतलात यही आ रही हैं कि रास्ते में जॉर्डन ने, इराक ने, जिनके ऊपर से उन्होंने गुजर के इसराइल जाना है, उन तमाम मुल्कों ने ईरान के ये जो ड्रोन हैं उनको कुछ उन्होंने गिराया है और कुछ जाके आगे ज़ाहिर है इसराइल गिराएगा। तो उस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत इफेक्टिव हमला होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसकी इतलात आई कि 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो ईरान ने वापस जो हैं वो भेजे। अब इसमें ये भी सवालात हैं बहुत सारे कि जो जॉर्डन है, जो इराक है, ये तमाम मुल्क जो हैं इनकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल की है। इसका मतलब है इसराइल ने वो वहाँ अपने मुल्क से खड़े होकर तो इन पर हमला नहीं कर सकते, तो एयर स्पेस भी इनकी इस्तेमाल हुई है। अगर 200 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं तो फिर एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई है इनकी। और ये दोनों ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं ईरान के। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उन्होंने मजम्मत की है कि ईरान के ऊपर ही हमला नहीं होना चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करना उनका हक है। और अब देखते हैं फील्ड मार्शल साहब कल किन किन जनरल्स के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये जो इतना फील्ड मार्शल साहब का माथा चूमा जा रहा है उसमें हम पहले दिन से, याद कीजिए बहुत वीलॉग्स पहले मैंने कहा था कि ये जो इतना मोहब्बत आ रही है, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान को आने वाले दिनों में ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना है, जिसके लिए पाकिस्तान के इतने चाव लाड किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्तेमाल इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये कि यहाँ से कोई ना कोई अड्डे इस्तेमाल किए जाएँ, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए, और अगर ये ना भी हो तो पाकिस्तान का महज चुप रहना, ईरान की भरपूर इसके अंदर हमायत ना करना, ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसलिए ये जो हमारे जनरल साहब को बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बहुत चूम के सजा कर उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये हमने आपको महीना डेढ़ या 2 महीने पहले आई गेस ये आपके सामने सिचुएशन रखी थी कि क्यों इतनी ज़्यादा आवभगत हो रही है। और उसमें वन ऑफ द रीज़न्स हमने आपको कहा था कि ईरान की जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है और उसमें पाकिस्तान से फ़ायदा लेने के लिए पाकिस्तान को इतना करीब किया जा रहा है। तो अभी ये देखते हैं ये सब कुछ क्या हुआ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बहुत मायूस हुआ हूँ। मायूस मैं इसलिए नहीं हुआ कि इसराइल ने इतना लीथल अटैक कर लिया, वो तो चले उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, उन्होंने कर लिया। लेकिन असल मुझे परेशानी ये है कि ईरान की जो सिक्योरिटी है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो इतनी बदतरीन तरीके से फेल हुई है, इतनी कंप्रोमाइज़ है उनके सिस्टम के अंदर, इतने गद्दार हैं कि आप देख कर हैरान रह जाए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो लाहौर से आपके सामने रखनी है और बहुत बड़ा स्कैंडल है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अरबों रुपए का स्कैंडल है जिसके अंदर मरियम नवाज से लेके उनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने जो है वो हाथ रंगे हुए हैं। आप में से जो लाहौर को जानता है वो ज़रा जहनों में नक्शे को लेके आएँ। जब आप लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल मुंह के बाहर, कह लें एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर, आपको पता है लेफ़्ट साइड पे अस्करी 10 है और अस्करी 10 के सामने रिंग रोड है और रिंग रोड के बिल्कुल अपोजिट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ से ये रिंग रोड और एयरपोर्ट रोड और बरकी रोड जो हैं वो मिलते हैं। वो जो जगह है वो राउंड अबाउट है जहाँ से एक तरफ को बरकी रोड निकल जाता है, ऊपर रिंग रोड चल रहा है और अंदर अगर आपने जाना है तो माल रोड की तरफ आप चले जाते हैं और लेफ़्ट मुड़ते हैं तो आप सर्विस रोड पर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और आपके राइट साइड के ऊपर अस्करी 10 होता है। अब ये अस्करी 10 के बिल्कुल अपोजिट, दूसरे लफ्ज़ों में एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट, ये काफ़ी बड़ा चंक है। ये तकरीबन कोई 600 से 700 कनाल 1600 कनाल, 600-700 मैंने कह दिया, ये 1600 कनाल का चंक है जो सरकारी ज़मीन है। अब इसको हमारी हुकूमत के अंदर भी DHA इसके पीछे लगा हुआ था कि ये ज़मीन हमें दे दीजिए, हम इसको डेवलप करते हैं। यहाँ पर DHA का फ़ेज़ 8 है, तो DHA बहुत देर से लगा हुआ था। हमारी हुकूमत में तो किसी को ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं होने देना था। ये प्राइम लैंड थी और इमरान खान साहब ने इसके बारे में प्लान ये कर रखा था कि जैसे वॉल्टन में उसको कमर्शियल बनाकर बेचकर ज़र मुबादला बाहर से कमाया जा सकता, ऐसे ही इस चीज़ के बारे में भी ये सोच रखा था कि आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के बाहर है, यहाँ कमर्शियल एरिया डेवलप किया जाएगा, हाई राइज बिल्डिंग्स डेवलप की जाएंगी, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन अब नए हाथ रंगे गए हैं करप्शन के अंदर और यहाँ पर GOR बनाया जा रहा है। जी हाँ, GOR वो रहाइशगाहें होती हैं जहाँ पर टॉप ब्यूरोक्रेट रहते हैं
पहले भी लाहौर के कई इलाकों में GORs हैं, लेकिन अब ये नया GOR यहाँ बनाया जा रहा है। ये तकरीबन 2-2 कनाल के इसमें घर भी होंगे और शायद 1 कनाल वाले भी होंगे। मैं आपके सामने पूरी डिटेल रख देता हूँ क्या, और फिर आपको बताता हूँ कि करप्शन क्या हो रही है। एक तो DHA के एंड पर भी हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 1600 कनाल की जगह है और इसके अंदर तकरीबन जो प्लॉट्स हैं वो कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर मिनी मार्केट्स जो हैं वो शायद 11 बनेगी और कंडोमिनियम की जो बिल्डिंग्स होंगी हाई राइज जिनके अंदर बहुत सारे कॉन्डोज होंगे वो शायद 4 बनेगी। इसके अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस होगा। इसके अंदर जो रेजिडेंशियल GOR रेजिडेंशियल है प्लॉट होंगे वो या घर होंगे वो 128 होंगे। इसके अंदर विलास जो होंगे वो 105 होंगे और इसी तरीके से टोटल जो है ये 444 प्लॉट जो हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ एडिशनल प्लॉट्स भी हैं वो भी इसके अंदर है। तो 1600 ये कैनाल की ज़मीन है टोटल जिसके ऊपर हाथ साफ किया जा रहा है। ये अब अरबों रुपए की ज़मीन है। लेकिन DHA ने क्या कहा? DHA ने कहा कि आजकल जो 2 कनाल का घर है वो 22 करोड़ उसकी लागत है ज़मीन के अलावा। यहाँ ज़मीन बीच में काउंट नहीं की जा रही। फ्रॉड यहाँ पर ये है, या यहाँ पर जो काम डाला जा रहा है वो ये है कि प्लॉट मीन ज़मीन की कीमत के बगैर उन्होंने कहा कि 2 कनाल का घर बनाने में 22 करोड़ रुपए लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसा करते हैं कि हम आपको ये बना के देते हैं, इसमें से ये जो ज़मीन है इसमें से हम आपको 128 के करीब घर बना कर देते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, और वो पैसे हम दे देंगे। पहले तो उन्होंने उसकी कॉस्ट बहुत एग्जैजुरेटेड रखी कि 22 करोड़ में एक घर बनता है, और वो तकरीबन ये 27-28 अरब उन्होंने कहा कि हम खर्च करेंगे। ज़मीन आप सारी हमें दे दें, कमर्शियल भी हम बेचेंगे, बाकी चीज़ें भी हम बेचेंगे। मतलब लंबा हाथ DHA इसमें से मार रहा है। फेज़ 8 उनका जो है उसके साथ ये लगा हुआ इलाका है। अब इसमें एक और बड़ा अहम काम हुआ है। वो काम ये हुआ है कि हमारे जो मौजूदा जो इस वक्त पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, अब मुबैना तौर पर इतलात ये हैं कि एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल प्लॉट उनको या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को दिया जा रहा है और उसकी कीमत 32 करोड़ रुपए होगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो बेच चुके हैं ये प्लॉट लेके। मतलब उनके नाम पे तो जाहिर नहीं देना ना, वो तो फिर पकड़े जाएंगे। तो उनके किसी ना किसी जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको, ये DHA की तरफ से इसे रिश्वत कह लें, इसे एडजस्टमेंट कह लें, जो भी कहना है, तो एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्हें मिलेगा। उसके साथ साथ जो SMBR हैं उनका नाम गालिबन नबील जावेद है। नबील जावेद साहब को भी एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल, ये दोनों जो है चीफ सेक्रेटरी और जो SMBR नबील जावेद, दोनों को एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल प्लॉट जो है ये किसी सरकारी खाते में नहीं है। ये सरकारी खाते से हट के मुबैना तौर पर इनको देने की इतलात है। जाहिर है इनसे पूछेंगे भी, राब्ता भी करेंगे, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी चलाएंगे। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि इतलात ये हैं कि 32 करोड़ में ये दोनों दोस्त जो हैं, इनके जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को ये दिए जा रहे हैं वो या बेच चुके हैं या बेचने वाले हैं। तो 32 करोड़ तो इनका साइड पे हो गया। अब जो मेंबर कॉलोनी है उसको एक रेजिडेंशियल, उनको कमर्शियल प्लॉट नहीं दिया जा रहा, उनको एक रेजिडेंशियल प्लॉट रिश्वत के तौर पर दिया जाएगा। मेंबर जुडिशल कॉलोनी, जिनके पास जज की पावर्स होती हैं, ये मेंबर कॉलोनी, मेंबर जुडिशल कॉलोनी, ये 2 अलग अलग ओहदे हैं। और ये बाद में जो जगह का सारा शोर शराबा होता है सरकारी जगह का, उसके फैसले इन्होंने करने होते हैं। तो इनको भी एक एक रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा। तो 10-10, 12-12 करोड़ का वो होगा, जाहिर है। तो इनको ज़रा थोड़ा सा SMBR और चीफ सेक्रेटरी से नीचे रखा गया। उन्हें एक रेजिडेंशियल और उसके साथ एक कमर्शियल प्लॉट जो है वो देने के किस्से आ रहे हैं। अब ये किसको दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, आने वाले दिनों में जब क्लियर होंगी चीज़ें तो आपको बताएंगे। फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसे रिपोर्टेडली कहेंगे, मुबैना तौर पर कहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स किसी को देने के हमारे सामने हैं नहीं। अब आप कहेंगे कि चलें वक्त आएगा तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, वो कहाँ से होनी है? दूसरी तरफ DHA है। DHA मीन जर्नल्स हैं, तो जर्नल्स का ऑडिट किसने करना है? ये तो काम पड़ गया, ये तो सारे का सारा काम जो है उन्होंने कहानी जो है वो ख़त्म कर दी। ऐसे ही समझें जैसे इजराइल हमला कर रहा है ईरान पर, ये DHA ने ऐसा ही हमला किया है सरकारी ज़मीन के ऊपर। और ज़मीन देखिए कैसी है कि बिल्कुल अस्करी टर्न के सामने एयरपोर्ट के बाहर ये ज़मीन है, और वहाँ पर महज 128 जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर बनाने, 122 या 128, उनको भी एक बहुत ही स्वॉलन कॉस्ट के ऊपर, बहुत ही एग्जैजुरेटेड कॉस्ट के ऊपर उसको बनाकर ज़मीन के बगैर, ज़मीन तो दायर है सरकार की है, मुफ्त में ऐंठ रहे हैं, और सारी की सारी बाकी ज़मीन जो है वो DHA ऐंठ जाएगा। ये वो तरीके हैं करप्शन करने के जो पाकिस्तान के अंदर हैं। और फिर जब आप तनकीद करते हैं तो आगे से तराना चला दिया जाता है, आपको बागी और गद्दार कह दिया जाता है। ये नया GOR बन रहा है जी, जिस पर हाथ साफ हो रहे हैं, और भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताई है कि लाहौर के दिल के अंदर ये गेम डाली गई है।
सारी ये 2 नंबरी की गई है और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। इसमें से जिन्होंने माल खाना है माल खा के साइड पे हो जाएंगे और बाद में ऑडिट, तो मैंने आपको कहा कि क्योंकि दूसरी तरफ जनरल्स हैं तो किसी का बाप भी इनका ऑडिट ना कर सकता है ना सोच सकता है, तो ये मामला जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, मारूफ पाकिस्तानी अदाकार हैं राशिद महमूद, उनको कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, वो महफूज रहे। रहीम यार खान जा रहे थे वो वहाँ पर, उनको अगवा किया। जब उनका शनाख्ती कार्ड देखा और उन्होंने बताया कि मैं अदाकार हूँ, तो कच्चे के डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। चलें, कम अज़ कम कच्चे के डाकुओं में कोई ना कोई एहतराम इज़्ज़त बची है फ़नकारों के लिए। पक्के के डाकुओं के काबू आते तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं था। बहरहाल जो राशिद महमूद है उन्हें छोड़ा गया है, वो महफूज है। बजट में पाक फ़ौज के अफसरान की तनख्वाहों में 50%, जवानों की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। ये मुझे गलती लग रही है या मैं दुरुस्त पढ़ रहा हूँ? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बजट में पाक फ़ौज के अफसरान की तनख्वाहों में 50%, जवानों की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया। Couldn't get it. It shouldn't be other way around. मीन जो आपका लोअर स्टाफ है सारा, उनकी तनख्वाहें तो पहले ही कम होती हैं, वो तो पहले ही चैलेंजिंग है। मैं ये नहीं कह रहा अफसरान की तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान में तनख्वाहें कम है, जनरली कम है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम है। ये अलग बात है कि बहुत सारा एक बड़ा हल्का जो है वो रिश्वत भी लेता है, लेकिन जो तनख्वाहें हैं, जो बेचारा नहीं लेता, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, उनकी तनख्वाहें कम हैं। बढ़ भी जाएँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है यहाँ के अफसरान की, या तो फिर दोनों की 50% बढ़ा दें या दोनों की 20% मीन अफसरान जो पहले ही जिनके हालात थोड़े से आसूदा होंगे उनकी 50%, और जो पहले ही भूख से मर रहे हैं उनकी 20%। ये इस मुल्क का हालात हैं। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बुसाल की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। अच्छा, ये जो इमदादुल्लाह बुसाल साहब है ना, ये भी बहुत बड़ी फिल्म है, इन पर भी किसी टाइम बात करेंगे। मैंने कम इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं जितनी ये बुसाल साहब जितनी बड़ी फिल्म है, इस पर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस मुल्क में 50% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही हो, जहाँ कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये में 1 रुपया भी इजाफा ना किया गया हो क्योंकि हालात ख़राब हैं, ऐसी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। जब जो वज़ीर ख़जाना है उनसे ये पूछा गया कि आपने कम अज़ कम उजरत जो मजदूर की है 37,000, उसमें कोई इजाफा नहीं किया, तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कारोबारी लोग और मिल मालकान नहीं माने। माशाल्लाह, मतलब वो मानेंगे तो आप मजदूर की तनख्वाह ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर जब आपने अफसरान की तनख्वाह बढ़ानी है तो जवानों की नहीं बढ़ाई। अब इस पर खुदा का वास्ता है, बगावत और गद्दारी का नया पर्चा ना दर्ज कीजिएगा कि आप मिलिट्री के रैंक एंड फाइल के अंदर जो है वो डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। अफसरान और जो सब ऑर्डिनेट है उनके दरमियान फ़र्क नहीं भाई। मैं ये कह रहा हूँ जो माड़ा है उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा करो। अगर अफसरान की 50% की है तो ये जो बेचारे सब ऑर्डिनेट है इनका क्या कसूर है? तो बहरहाल ये खबर थी आपके सामने रखने की। उसके बाद शहबाज शरीफ ने 29 मई को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की 2 लाख से तनख्वाह बढ़ाकर 13 लाख की थी। ये तो हम आपको बता चुके हैं। ये कुछ 630% इजाफा किया था, 630%। अब कल जो फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ हैं उन्होंने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इन्होंने खुद, ये गजनी जो है, इन्होंने खुद 29 मई को खुद इन्होंने इजाफा किया था। अब ये खुद ही उसका नोटिस ले रहे हैं। पहले खुद इजाफा कर लिया, अब नोटिस ले रहे हैं। पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। बहरहाल या तो ये खुद पागल हैं या दूसरों को पागल बनाते हैं। आखिरी ख़बर मैंने आपको याद दहानी करवानी है। एक दफ़ा फिर 14 तारीख को, 14 जून 3 बजे दोपहर, तकरीबन 4 बजे का वक्त रखा हुआ है, तो आप 4 बजे भी आ जाएं तो ठीक है। 3 बजे कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि 3 बजे ही आप पहुँचे, तो 4 बजे का एग्जैक्ट टाइम है। 4 बजे दोपहर जो है वो अगर आप तशरीफ़ ला सकें, जो वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके सामने एक एहतजाज जो है वो मुनक्कद कर रखा है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए वहाँ पर। वहाँ मेरे से भी आपकी मुलाकात होगी। और ये एहतजाज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका आए हुए हैं, उनकी अमेरिका आमद के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है, तो वहाँ आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।